हेलो एवरीवन। आज हम स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में पढ़ते हैं। ये हमारे पॉलिटी सीरीज़ की लास्ट वीडियो है। अब प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कौन से जीएस के सब्जेक्ट्स पे नई सीरीज चाहते हैं DSSS एग्ज़ाम के लिए स्पेशली। वैसे तो जो मैं कंटेंट दे रही हूँ वो बहुत सारे एग्ज़ाम में आप अप्लाई कर सकते हो, उसका यूज़ जैसे SSC वगैरह में ना, इन सब में ये कंटेंट यूज़फुल है। तो स्टेट लेजिस्लेचर हमारे पार्ट 6 में आता है, आर्टिकल 168 से 212 में दिया गया है। अच्छा, आप बताओ स्टेट लेजिस्लेचर में क्या चीफ मिनिस्टर होता है, इसका पार्ट कि नहीं होता है, बताना है आपको स्टेट लेजिस्लेचर का। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे इंडिया में सिर्फ 6 स्टेट्स ऐसे हैं जिसके पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो कौन कौन से वो स्टेट है हम देख लेते हैं। मैप से सीखोगे ना तो जल्दी याद हो जाएगा। एक हमारा यूपी है और एक हमारे यहाँ पे बिहार है। 4 हमारे इस साइड है, महाराष्ट्र, ये हमारा तेलंगाना, ये आंध्र प्रदेश और ये हमारा कर्नाटका। तो महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ऊपर हमारे यूपी, बिहार। तो 6 स्टेट के पास हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट कैसे होता है और अबॉलिश कैसे होता है वो हम देखते हैं कि अगर जब भी हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करती है, या तो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करने के लिए या अबॉलिश करने के लिए। तो जब भी स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो फिर पार्लियामेंट उसको अबॉलिश कर सकती है या क्रिएट कर सकती है। अबॉलिश को क्रिएट करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये सिंपल मेजोरिटी से ही पास हो जाता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी लिमिट दे रखी है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स की और काउंसिल के मेंबर की। देखो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम 60 मेंबर हो सकते हैं और मैक्सिमम 500 हो सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। किसके द्वारा? हम लोगों के द्वारा। हम लोग जाते हैं ना MLA के लिए वोट देने। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 40 मेंबर्स हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और कुछ हमारे नॉमिनेट भी होते हैं। ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट बता दी, लेकिन एक्चुअल में कितने मेंबर्स होंगे वो कौन डिसाइड करेगा? पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। पर हमारे कुछ स्टेट्स हैं जिनके एक्सेप्शंस हैं, मतलब जो यहाँ पे उन्होंने मिनिमम 60 दे रखी है स्ट्रेंथ। तो हमारे कुछ स्टेट्स हैं जिनकी स्ट्रेंथ 60 से भी कम है। तो वो कौन कौन से स्टेट्स हम देख लेते हैं। मिजोरम में हमारे कितने 40 होते हैं। सिक्किम में अब हमारा चेंज होकर कितना हो गया? 32 हो गया। और गोवा में अब हमारे कितने हो गए? 40 हो गए। तो ये जो नंबर यहाँ पर 30 लिखा है गलत है। तो अब इनके कैसे सीखेंगे? सिक्किम में कितने? 32 है। सिक्किम का कैसे सीखेंगे कि 32 है? एस कौन सी पोजीशन पे आता है हमारे अल्फ़ाबेट में? 19 पोजीशन पे आता है। और एम हमारा कौन सी पोजीशन पे आता है? एम हमारा 13 पोजीशन पे आता है। इन दोनों को ऐड करोगे ना तो 32 होगा। पता नहीं आप लोगों को याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बट मैं अपने साइड से जितनी हेल्प कर सकती हूँ मैं कर रही हूँ कि एस हमारा आता है 19 पोजीशन पे और एम आता है हमारा 13 पोजीशन पे। इन दोनों को ऐड करोगे तो 32 आएगा। और 32 ही हमारे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है सिक्किम में। गोवा में हमारे हैं 40 और मिजोरम में भी हमारे 40 हैं। तो गोवा मिजोरम में 40 हैं। तो इसको हम कैसे सीखेंगे कि गोवा में रम 40 रुपीज़ की मिलती है। अब गलत मत समझना, बट सिखाने के लिए आपको बता रही हूँ कि गोवा में रम 40 रुपये की मिलती है। गोवा में राम से सीखना चाहो तो राम से सीख लो कि राम गोवा जाता है 40 रुपये किराया दे के सिर्फ। पर ऐसे सीख सकते हो कि गोवा में रम 40 रुपये की मिलती है। और कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे मेंबर्स इनडायरेक्टली इलेक्ट भी होते हैं। वैसे तो सभी स्टेट्स में डायरेक्टली इलेक्ट होते ही हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जैसे कि सिक्किम और नागालैंड, यहाँ पे कुछ मेंबर्स जो हैं हमारे इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। पहले हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ना एक एंग्लो इंडियन मेंबर नॉमिनेट होता था गवर्नर द्वारा, बट अब उसको 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से अबॉलिश कर दिया गया, उनका रिजर्वेशन वगैरह, तो अब उनको नहीं किया जाता है नॉमिनेट। अब हम देख लेते हैं कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स आते हैं वो किस किस तरीके से इलेक्ट होते हैं, किस किस तरीके से नॉमिनेट होते हैं। इलेक्ट हमारे कितने मेंबर्स होते हैं? 5/6 मेंबर्स हमारे इलेक्ट होते हैं और 1/6 जो हमारे मेंबर हैं वो हमारे नॉमिनेट होते हैं। किसके द्वारा? हमारे गवर्नर के द्वारा। कौन कौन सी फील्ड से वो नॉमिनेट होकर आते हैं? वो क्लास फील्ड से नॉमिनेट हो जाते हैं। क्लास का फुल फॉर्म क्या है यहाँ पे? से कोऑपरेटिव मूवमेंट, L से लिटरेचर, A से आर्ट, S से साइंस, S से सोशल सर्विस। तो इन 5 फील्ड से हमारे 1/6 मेंबर्स नॉमिनेट होकर आते हैं बाय गवर्नर। अब 5/6 जो मेंबर्स हमारे इलेक्ट होके आते हैं वो किस किस तरीके से इलेक्ट होते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो 1/12 जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं कौन? या तो जो बच्चे 3 ईयर्स के ग्रेजुएटेड बच्चे होते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा होता है, वो बच्चे 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। 1/12 मेंबर्स हमारे कौन इलेक्ट करते हैं? जो टीचर्स कम से कम 3 सालों से तो पढ़ाई रहे हो, मतलब 3 सालों से तो एटलीस्ट टीचर रहे हो। कौन से स्कूल के? कम से कम वो सेकेंडरी स्कूल से ऊपर होने चाहिए, सेकेंडरी स्कूल से नीचे के टीचर नहीं होने चाहिए। तो वो वाले टीचर्स हमारे 1/12 मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। फिर 1/3 जो हमारे मेंबर्स हैं
वो लोकल बॉडीज इलेक्ट करती हैं, और बाकी के जो 1/3 मेंबर्स हैं वो हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं। हम देख लेते हैं कि ड्यूरेशन कितना रहता है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी हमारी 5 साल के बाद ऑटोमेटिक डिजॉल्व हो जाती है, जैसे कि लोकसभा होती है। तो ये कोई कंटिन्यूइंग चैम्बर नहीं है, लेकिन हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो कंटिन्यूइंग चैम्बर है। इसके 1/3 मेंबर्स जो होते हैं हर 2 साल में रिटायर होते जाते हैं अपना 6 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट करते हुए। पर जो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें भी हमारे गवर्नर 5 साल होने के पहले ही इसको डिसॉल्व कर सकते हैं कुछ सर्कमस्टेंसेस में। हमारे एमएलए बनने की क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो देख लेते हैं कि पहली बात तो उसको इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है तो 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए कम से कम। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है तो 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए कम से कम। और जो भी हमारी पार्लियामेंट ने क्वालिफिकेशंस बताई हैं अलग से किसी लॉ में, तो वो सब भी उसके पास होनी चाहिए। तो हमारी पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया फिर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की। पहली बात तो जो मेंबर है उसको स्टेट का क्या होना चाहिए, इलेक्टर होना चाहिए। जिस स्टेट से उसको इलेक्शन लड़ना है वहाँ की जो इलेक्टोरल रोल है उसमें उसका नाम होना चाहिए, रजिस्टर होना चाहिए। दूसरा, जो हमारा कोई मेंबर है अगर उसको जो रिजर्व्ड सीट्स हैं SC/ST के लिए उनके लिए अगर इलेक्शन कंटेस्ट करना है तो उसको SC/ST का मेंबर होना ही चाहिए। लेकिन SC/ST वाले चाहें तो जनरल से भी इलेक्शन फाइट कर सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें SC/ST की सीट से ही अगर इलेक्शन फाइट करना है तो उनको SC/ST का मेंबर होना ही पड़ेगा। डिस्क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, जो हमारे कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं और कुछ हमारी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में लिखी हैं डिस्क्वालिफिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखी है, अगर वो इंडिया का सिटीजन नहीं हुआ, अगर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, अगर वो अनसाउंड माइंड का है मतलब मेंटली फिट नहीं है, अगर वो बैंकरप्ट वगैरह है, दिवालिया घोषित हो गया है, अगर वो पार्लियामेंट के किसी लॉ के अंडर डिस्क्वालीफाई है। अब ये वाले देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में जो भी डिस्क्वालिफिकेशन दी हैं। पहली बात, या तो ब्राइबरी वगैरह लेते हुए पाया गया, एनिमिटी वगैरह को प्रमोट करते हुए पाया गया। दूसरा, उसके इलेक्शन के टाइम पीरियड में क्या एक्सपेंसेस हुए उसके अकाउंट के बारे में कुछ बताया नहीं, तब डिस्क्वालीफाई हो जाता है। तीसरा, कि हमारा 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए अगर वो किसी ऑफेंस के चक्कर में जेल गया है तो उसको क्या है फिर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। चौथा, क्या हमारा अगर वो कोई करप्ट प्रैक्टिसेस में पाया गया हो, इलेक्शन ऑफेंसेस कुछ किए हों तो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर वो प्रिवेंटिव डिटेंशन में रहा हो तो वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन अगर 2 या 2 से 4 साल जेल में रहा हो तो फिर वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है। इन सब केसेस पर डिस्क्वालीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है कौन देखता है, हमारा गवर्नर देखता है। गवर्नर ही का ही फाइनल डिसीजन होता है, लेकिन किसकी ओपिनियन लेता है, किसकी एडवाइस लेता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एडवाइस लेता है। वैसे सच बताएं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो एडवाइस देता है वो एक तरीके से बाइंडिंग होती है, तो गवर्नर को वही करना पड़ता है। लेकिन जो 10th शेड्यूल में डिफेक्शन के अंडर जो डिस्क्वालीफाई होते हैं उनका डिसीजन कौन लेता है, वो स्पीकर या चेयरमैन देखते हैं, इसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई थी, उन्होंने बोला था कि जो डिसीजंस होंगे स्पीकर और चेयरमैन के उनका जुडिशियल रिव्यू हुआ करेगा। हमारे सभी मेंबर्स जो MLA हैं मतलब वो ओथ लेंगे किसके सामने, गवर्नर के सामने। हमारे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में ऑफिशियल लैंग्वेज क्या चलेगी, हिंदी चलेगी, इंग्लिश चलेगी। जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो गए जैसे कि स्पीकर और हमारे चेयरमैन, वो हमारे मेंबर्स को मदर टंग में बात करने के लिए अलाउ कर सकता है। जो हमारे मिनिस्टर हैं, एडवोकेट जनरल हैं, वो हमारी कोई भी हाउस की मीटिंग्स में, प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके पास राइट टू स्पीक भी है, लेकिन वो वोट नहीं डाल सकते। ठीक है। मनी बिल से रिलेटेड क्या है प्रोविजंस हम देखते हैं। मनी बिल से जो प्रोविजंस है हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में उससे हमारे पार्लियामेंट के जैसे, तो दोबारा से रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वापस से वही लेक्चर देख लो। ऑर्डिनरी बिल के केस में पार्लियामेंट में जैसे लोकसभा राज्यसभा से कहीं से भी इंट्रोड्यूस हो जाता था, स्टेट लेजिस्लेचर में भी आप चाहे असेंबली से करवा लो पास, काउंसिल से करवा लो, दोनों जगह से हो सकता है। यहाँ पे पास कब माना जाता था, जब दोनों हाउस से जब पास हो जाता था, यहाँ से भी दोनों हाउस से पास होना पड़ेगा। अगर हमारा ऑर्डिनरी बिल डेडलॉक हो जाता था तो हमारे पार्लियामेंट में क्या होता था, जॉइंट सिटिंग होती थी उसको रिजॉल्व करने के लिए। लेकिन हमारे स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सिटिंग का कोई रूल नहीं है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जॉइंट सिटिंग के लिए कुछ नहीं लिखा गया है स्टेट लेजिस्लेचर के केस में। स्टेट लेजिस्लेचर में क्या होता है, अगर कोई ऑर्डिनरी बिल पास किया, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास कर दिया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास पहुंच गया, तो वो मैक्सिमम कितने मंथ्स के लिए अपने पास रख सकती है, 3 मंथ्स के लिए रख सकती है। फिर मान लो उन्होंने वापस कर दिया असेंबली को, असेंबली ने वापस जो इन्होंने अमेंडमेंट्स वगैरह किए, उनको रिकमेंडेशन वगैरह दी, उन्होंने मान ली या नहीं मानी, उन्होंने दोबारा से वो बिल पास करके किसको भेज दिया, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को भेज दिया। तो ये दोबारा से मैक्सिमम अपने पास सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के लिए ही रख सकते, तो मैक्सिमम सिर्फ ये 4 महीने के लिए ही कोई सा जो बिल वगैरह है उसको डिले कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा इनके पास पावर नहीं है। अगर 1 महीने के बाद इन्होंने अगर उसको पास नहीं किया तो तब भी उसको मान लिया जाएगा कि वो पास हो चुका है।
तो ये हमारे सिर्फ और सिर्फ 4 मंथ्स के लिए डिले कर सकते हैं ऑर्डिनरी बिल को, कौन, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। इससे ज़्यादा कोई पावर नहीं है। स्टेट लेजिस्लेचर के केस में अगर कोई डेडलॉक हो गई तो जॉइंट सिटिंग का कोई प्रोविजन नहीं है। तो फिर केस कैसे रिजोल्व होता है? केस ऐसे रिजोल्व होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके पास अल्टीमेट पावर है कि वो अल्टीमेटली वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल पे ओवरराइड कर जाती है। तो किसकी चलती? ये सुप्रीम है। ये हम अभी बता रहे थे आपको कि ऑर्डिनरी बिल के केस में पहले इंस्टेंस में 3 मंथ के लिए वो डिले कर सकती है, अपने पास रख सकती है। सेकंड इंस्टेंस में जब दोबारा भेजेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को तो मैक्सिमम 1 महीने के लिए वो अपने पास रख सकती है। उसके बाद अगर उसने पास कर दिया तो ठीक है, अगर नहीं भी किया तो मान लिया जाएगा कि बिल हमारा पास हो गया। तो मैक्स टू मैक्स वो 4 महीने के लिए कोई बिल को डिले कर सकती है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। जो हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके पास ज़्यादा पावर नहीं है, उसको वीक माना जाता है। तो उस इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? सेकेंडरी चैम्बर कहते हैं, वाइट एलिफेंट भी कहते हैं, कॉस्टली ऑर्नामेंटल लग्जरी कहते हैं। वाइट एलिफेंट क्यों कहते हैं? कि भाई इसको मेंटेन करने के लिए बहुत पैसा खर्च होता है, मतलब एक्सपेंसिव है, बस इसका कोई खास यूज है नहीं क्योंकि इसके पास पावर नहीं है। क्यों पावर नहीं है? पहली बात तो जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो पास होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो हमारी एग्जीक्यूटिव है वो हमारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए अकाउंटेबल है, ना कि हमारे काउंसिल के लिए। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं होता है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव करने के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का कोई रोल नहीं होता है। तो इस टॉपिक में मैंने वो सारे पॉइंट्स आपको बता दिए जो जानना जरूरी थे आपके लिए। बाकी के जो जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमारे पार्लियामेंट वाले चैप्टर से सेम सिमिलर हैं। तो मतलब वही सेम पार्लियामेंट में जो आपने प्रोविजंस पढ़े वही सेम हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के लिए हैं। बाकी के जितने भी अलग पढ़ने थे वो हमने आपको सारे पढ़ा दिए। होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो। और मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में पूछा था कि आप लोग बताओ कि अब मैं जीएस के कौन से सब्जेक्ट्स की न्यू सीरीज स्टार्ट करूं, क्योंकि हमारी पॉलिटिक्स की सीरीज़ ख़त्म हो चुकी है। मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी आपके लिए, तो उसमें हमारे कुछ PYQs रहेंगे और हमारे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी रहेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इसके लिए कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।